हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने हिटोर्फ मेथड से अभिगमनांकों का निर्धारण कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हिटोर्फ विधि के क्या दोष है और उसके बाद चल सीमा विधि मूविंग बाउंड्री मेथड के द्वारा किस तरीके से अभिगमनांकों का निर्धारण किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हिटोर्फ विधि के क्या दोष हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें विद्युत धारा की बहुत कम मात्रा, जैसे हमने देखी थी 10 से 20 मिली एम्पीरियम प्रवाहित करते हैं, जिससे विद्युत अपघटन बहुत धीरे होता है। अतः इस विधि में बहुत समय लगता है। इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। विद्युत अपघटन के कारण विद्युत अपघटन की सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्राप्त अभिगमनांकों के मान विद्युत अपघटन की किसी निश्चित सांद्रता के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि विद्युत अपघटन की सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो हम यह कह नहीं सकते हैं कि यह इस विद्युत अपघटन की इस सांद्रता का अभिगमनांक है। तीसरा होता है विसरण व संवहन के कारण विलयन कुछ मात्रा में तो आपस में ही मिल जाते हैं, अतः यथार्थ परिणाम प्राप्त ही नहीं हो पाते हैं। क्योंकि विसरण व संवहन तो होगा और इस वजह से ये आपस में भी मिलेंगे, तो फिर यथार्थ परिणाम कैसे मिल पाएंगे हमें। अतः अभिगमनांकों के निर्धारण के लिए एक अधिक सरल व यथार्थ विधि काम में लेते हैं, जिसे चल सीमा पद्धति कहते हैं। हालांकि इसमें भी समय लगता है तथा सांद्रता में परिवर्तन होता है, परंतु हिटोर्फ विधि से सरल है और यथार्थ परिणाम देती है। तो हम बात करेंगे चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड। इस विधि को सर्वप्रथम लोज ने प्रतिपादित किया तथा बेंथम ने इसमें सुधार किया। इसके द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आयनों की गति द्वारा सीधे ही अभिगमनांकों को निर्धारित करते हैं। यह विधि दो आयनिक विलयनों के बीच की सीमा के अभिगमन द्वारा आयनों की गतियों के अध्ययन पर निर्भर करती है। सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस विधि के सिद्धांत को समझने के लिए धन आयन के अभिगमनांक का निर्धारण करने का एक विशेष उदाहरण लेते हैं। जैसे HCl विलयन मुख्य विद्युत अपघट्य कहलाता है। इस कार्य के लिए एक दूसरे विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं, जिसे सूचक विद्युत अपघट्य कहते हैं। और सूचक विद्युत अपघट्य के चयन में दो बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रथम तो क्या है, सूचक विद्युत अपघट्य के धनायन का वेग जो मुख्य विद्युत अपघट्य होता है उसके धनायन से कम होना चाहिए, और मुख्य तथा सूचक विद्युत अपघट्य के ऋणायन समान होना चाहिए। तो इसका सिद्धांत क्या है कि इसमें सबसे पहले तो हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स या विद्युत अपघट्य लेते हैं। एक तो होता है मेन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट। यानी पहला तो मुख्य विद्युत अपघट्य और दूसरा सूचक विद्युत अपघट्य। जो मुख्य विद्युत अपघट्य होता है उसका जो धनायन होता है उसकी गति ज़्यादा होना चाहिए। जो इंडिकेटर या हम बात करते हैं सूचक विद्युत अपघट्य होता है उसके धनायन के कंपेयर में जो मुख्य विद्युत अपघट्य होता है उसके धनायन की गति ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा जो सूचक विद्युत अपघट्य और मुख्य विद्युत अपघट्य का ऋणायन होता है वो दोनों सेम होना चाहिए। ये इस सिद्धांत पर काम करता है। अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे क्या वर्क करेगा। इसके अनुसार सूचक विद्युत अपघट्य CdCl2 लेते हैं, जिसमें Cd2+ की चाल H+ से कम है तथा दोनों में क्लोरीन या Cl- क्लोराइड आयन है जो कि समान है। अब इसमें क्या उपकरण होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्र 5.11 में दर्शाया गया है। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें एक विद्युत अपघटनीय सेल होता है जिसका मध्य भाग समान व्यास वाली नली AB जैसा होता है। ये देखिए, ये AB वाला हो गया, समान व्यास वाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम AB नली कहते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार इस नली में HCl तथा CdCl2 विलयन भरे जाते हैं। क्योंकि यहाँ दो विद्युत अपघट्य भरे जाते हैं तो यहाँ दो सॉल्यूशन भर दिए, यहाँ CdCl2 सॉल्यूशन और HCl सॉल्यूशन दोनों इसमें भरे हुए हैं और भरे जाते हैं, जिसमें बीच वाली नली में दोनों विलयन के बीच एक स्पष्ट सीमा AA'
दिखाई देती है। ये जो ए डैश है ये बिल्कुल स्पष्ट सीमा दिखाई दे रही है दोनों उसके विलयन के बीच में। ऊपर की तरफ तो HCl सॉल्यूशन है और नीचे की तरफ कौन सा सॉल्यूशन आता है, नीचे की तरफ CdCl2 सॉल्यूशन है। यदि विलयन रंगीन हो तो ये सीमा स्वतः ही स्पष्ट दिखाई देती है। अन्यथा रंगहीन विलयन में CdCl2 विलयन की सांद्रता ऐसी होनी चाहिए कि इसका घनत्व HCl विलयन के घनत्व से अधिक हो, ताकि CdCl2 विलयन HCl विलयन से नीचे रहे तथा सीमा ए डैश दोनों विलयन से भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के कारण देखी जा सके। तो या तो अगर ऐसा विद्युत अपघटन हो जो कि कलर्ड हो तो दोनों के बीच में स्पष्ट सीमा दिखाई दे, और ऐसा नहीं हो तो जो CdCl2 विलयन होता है या जो इंडिकेटर विलयन होता है वो इतना हैवी हो या इतना घनत्व ज़्यादा हो कि वो नीचे बैठा रहे और दोनों के बीच में भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के कारण एक निश्चित सीमा हमें दिखाई दे। HCl तथा CdCl2 विलयनों को क्रमशः प्लेटिनम के तार को कैथोड नली के सिरे पर HCl में एवं कैडमियम छड़ को एनोड नली के पेंदे पर CdCl2 विलयन में लगा दिया जाता है। तो ऊपर तो प्लेटिनम का कैथोड हो जाएगा और नीचे कैडमियम का एनोड हो जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया कैडमियम का एनोड, और ऊपर की तरफ हम बात करें तो ये प्लेटिनम का ऊपर की तरफ कैथोड हो गया है। ये तो हो गया प्लेटिनम कैथोड और नीचे कैडमियम का एनोड हो गया। और इसके साथ हमने यहाँ पर कूलोमीटर ऐड कर दिया। तो हम देखते हैं, हम कूलोमीटर ऐड करते हैं जिससे हमें कूलोमीटर में निक्षेपित मात्रा मिल जाती है। पैरेलल हम कूलोमीटर ऐड करते ही हैं। ये इस तरीके से पूरा ऊपर एमीटर लगा देते हैं जिससे कि हमें धारा का पता लग जाता है कि कितनी धारा हमने प्रवाहित कर रहे हैं, और इस तरीके से ये पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे कैडमियम एनोड है, प्लेटिनम कैथोड है, HCl ऊपर की तरफ भरा हुआ है, कैडमियम और CdCl2 नीचे की तरफ भरा हुआ है, और इस तरीके से पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है। बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये हमारे यहाँ बैटरी लग गई है। ये बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध हो गया है। और एमीटर तथा कूलोमीटर जो श्रेणी संबंध होते हैं के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं। ये कूलोमीटर हो ही गया है यहाँ पर, ये कूलोमीटर, और ये एमीटर यहाँ ऊपर हो ही गया है। इस तरीके से पूरा इंस्ट्रूमेंट हम बना लेते हैं। अब देखिए आगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब H+ और Cd2+ आयन ऊपर कैथोड की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों किधर की तरफ चलेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड ऊपर की तरफ लगा रखा है प्लेटिनम के तार में, तो ये दोनों ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तथा Cl- आयन एनोड की तरफ नीचे चलते हैं, क्योंकि Cl- नीचे की तरफ एनोड है तो Cl नीचे की तरफ जाएगा और ये दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे। चूँकि धीमी गति वाले Cd2+ आयन तेज गति वाले H+ आयनों तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, अतः दोनों विलयनों के बीच तीक्ष्ण रेखा बनी रहती है। जो एक डिस्टेंस बना होता है या वो एक बना रहता है, क्योंकि Cd2+ आयनों की गति H+ से कम होते हैं। यदि कम नहीं होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सीमा अस्पष्ट हो जाएगी। प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा और सीमा द्वारा हटाए गए आयन को जानते हुए अभिकर्ण नाम का सूत्र निकाला जा सकता है, जो निम्नानुसार है। तो किस तरीके से अब हम निकालेंगे वो देखिए। हमने विद्युत धारा भी प्रवाहित कर दी है। अब देखिए, माना कि विद्युत धारा की एक निश्चित मात्रा प्रवाहित करने पर सीमा A से B पर आ जाती है। कैथेटोमीटर की सहायता से इस सीमा का विस्थापन सही माप लिया जाता है, जो कि A से किधर को गई है, B से। तो कैथेटोमीटर के द्वारा इसकी माप में कितना सीमा का विस्थापन क्या उसका माप लेते हैं। नली का अनुप्रस्थ काट अपन देख लेते हैं, जैसे A² सेंटीमीटर यहाँ हमने माना है। अतः L सेमी चलने से सीमा द्वारा हटाया गया आयतन कितना हो जाएगा, L × A हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। यदि HCl के विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है तो कैथोड की ओर जाने वाले H+ के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या हो जाएगी, L × A × C/1000। अब देखिए, इसको हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा समझते हैं। यह अपना इंस्ट्रूमेंट था। आरंभ में जब विद्युत धारा नहीं थी तो ये जो स्पष्ट लाइन थी वो यहाँ पर थी A डैश,
और जब विद्युत धारा लगा दी गई तो ये लाइन कहाँ चली गई, BB डैश पे, और ये जो डिस्टेंस दोनों ने कवर करी वो कितनी है, L है, और इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्रफल है यहाँ तक वाला वो कितना है, A है। तो आयतन कितना हो गया, L इंटू A आयतन हो गया। ये तो आयतन हो गया, इतना आयतन उसने कवर किया। अब माना कि अब इसने क्या क्या माना, L इंटू A तो हो गया। अब HCl की विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। तो देखिए C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर थी, 1000 ml में C ग्राम तुल्यांक थी। तो कैथोड की ओर चलने वाले कितना चला, इतने आयतन में जितना होगा उतना चलेंगे। तो A इंटू L, L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, ये वो मात्रा हो जाएगी ग्राम तुल्यांक में H प्लस आयन की जो कैथोड की तरफ मूव कर रही है। ग्राम तुल्यांक में ये वो मात्रा हो जाएगी, ये वाली। चूँकि 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन आयन 1 फैराडे विद्युत धारा को ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि H प्लस का क्या हो जाएगा, एक ही होता है जो ग्राम तुल्यांक, जो तुल्यांकी भारत है। तो 1 ग्राम तुल्यांक 1 फैराडे विद्युत धारा को ले जाते हैं। अतः H प्लस आयनों द्वारा ले गई विद्युत धारा की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, L इंटू A इंटू से अपॉन 1000 अपॉन फैराडे, क्योंकि एक फैराडे को लेके जा रहा है तो इतने सारे H प्लस इतने सारे फैराडे को लेके जाएंगे। एक H प्लस 1 फैराडे को लेके जा रहा है, तो इतने H प्लस मूव कर रहे हैं तो वो कितने, इतने फैराडे को लेके जाएंगे। अब प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा क्या होती है, Q कूलाम होती है, या इसको फैराडा में करें तो हम क्या हो जाती है, Q/F फैराडे हो जाती है। तो परिभाषा के अनुसार H प्लस द्वारा ले गई विद्युत धारा अपॉन संपूर्ण विद्युत धारा, तो L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 अपॉन यहाँ पर अपॉन और Q/F कितनी है, विद्युत धारा की मात्रा हो जाएगी। तो अगर आप उनको सही से रखते हैं तो हमारे पास हो जाता है L इंटू A इंटू C इंटू F अपॉन 1000 Q। अब यहाँ पर हमें पता है F क्या होता है, 96,500। तब जब उसकी मात्रा रख देते हैं और नीचे 1000 होता है तो 1 2 3 96.5 आ जाता है। तो हम ये रख देते हैं फॉर्मूला 96.5 L इंटू A इंटू C अपॉन Q। इसके द्वारा हमें किसका अभिगमनांक मिल जाएगा, H प्लस का अभिगमनांक हमें मिल जाएगा, जबकि हम HCl और CdCl2 विद्युत अपघट्य उसमें ले रहे हैं तो हमें उसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि H प्लस का अभिगमनांक हमें मिल गया है। और जब हमें H प्लस का अभिगमनांक मिल जाता है तो जब हम इसमें से एक में से उसको घटाएंगे, एक में से इस पूरे अगर इक्वेशन को घटाते हैं तो हमें Cl माइनस का भी अभिगमनांक हमें मिल जाता है। इस तरीके से चल सीमा विधि के द्वारा हम जो किसी भी आयन का अभिगमनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और टाइम कंज्यूमिंग मेथड तो ये भी होता है, लेकिन ये यथार्थ परिणाम देता है किसके कंपेयर में, ये यथार्थ परिणाम देता है हिटॉफ मेथड के कंपेयर में। तो हमने देखा इस 2 लेक्चर में कि किस तरीके से अभिगमनांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए हिटॉफ मेथड। हिटॉफ मेथड में हमने देखा था कि एनोड या कैथोड विभाग में जो सांद्रण की कमी होती है वो दोनों विभाग के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभाग के विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी से हम किसी भी आयन का अभिगमनांक निकाल लेते थे। और जो दोनों विभागों के विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी होती थी वो दोनों विभागों से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी के बराबर होती थी। या फिर हम उसको बोल सकते थे कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की समी दोनों विभागों के विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की समी के बराबर होती है। और इसी तरीके से या फिर हम उसमें किलोमीटर लगा देते थे तो किलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की कमी दोनों प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती थी। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते थे, इस तरीके से हम किसी भी एनोड या कैथोड विभाग में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को जब हम डिवाइड करते थे किलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु की तुल्यांकों की संख्या से, तो हमें किसी भी आयन का ऋण आयन का या ऋण आयन का या धन आयन का हमें अभिगमनांक प्राप्त हो जाता था इस तरीके से। अब उसके बाद हमने ये उपकरण देखा था हिटॉफ अभिगमनांक का निर्धारण के लिए हिटॉफ मेथड के द्वारा।
और फिर हमने परिस्थितियाँ देखी थी, किस किस तरीके की परिस्थितियाँ होती है। परिस्थितियों में हमने देखा था, सबसे पहली परिस्थिति क्या थी, यदि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहते हैं तो किस तरीके से अभिगमनांक निकाला जाता है, हमने देखा। उसके बाद जो द्वितीय परिस्थिति थी वो हमारे पास आई थी कि जब इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से अभिक्रिया कर लेते हैं तो उस कंडीशन में किस तरीके से अभिगमनांक निकाला जाता है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने हिटोर्फ विधि के क्या दोष थे, हमने देखा कि बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अपघटन बहुत धीरे से होता है और सांद्रता में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, तो किसी निश्चित सांद्रता के लिए यथार्थ मान हमें नहीं मिलता है। इसके बाद हमने मूविंग बाउंड्री मेथड या चल सीमा विधि देखी। चल सीमा विधि का पूरा हमने देखा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाते हैं, एक तो मुख्य विद्युत अपघट्य जिसके हमें ज्ञात करना होता है, जिसके धनायन का या ऋणायन का हमें ज्ञात करना होता है, या जिस भी आयन का हमें ज्ञात करना होता है वो जो आयन होता है उसकी जो गति होती है वो तेज होना चाहिए। जो दूसरा विद्युत अपघट्य लिया जाता है सूचक विद्युत अपघट्य उसके धनायन या ऋणायन से, जैसे HCl और CdCl2 में हमने देखा कि हम यहाँ H+ का वो ले रहे हैं, अभिगमनांक का निर्धारण कर रहे हैं, तो दूसरा हम CdCl2 लेंगे इंडिकेटर। और दूसरा हमने देखा था कि जो ऋणायन होता है वो दोनों का सेम होना चाहिए यदि धनायन का हम अभिगमनांक ज्ञात कर रहे हैं, और जो धनायन का अभिगमनांक होता है वो जो गति होती है वो मुख्य विद्युत अपघट्य के धनायन की गति ज़्यादा होनी चाहिए सूचक विद्युत अपघट्य के धनायन के कंपेयर में। उसके बाद हमने ये पूरा इंस्ट्रूमेंट देखा। इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि जो सूचक विद्युत अपघट्य है या तो रंगीन होता है तो दोनों का स्पष्ट बाउंड्री में मिल जाती है, यदि रंगीन सॉल्यूशन होते हैं दोनों के, या एक रंगीन होता है और नहीं होता है तो जो सूचक विद्युत अपघट्य है वो उसका घनत्व ज़्यादा होता है तो भारी होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है। तो अपवर्तनांक में डिफरेंस होने के बाद एक स्पष्ट रेखा दिखाई देती है जिसकी वजह से हम आराम से उसका कितना मूव किया है हाइड्रोजन ने या किसी भी धनायन ने वो हम आसानी से देख सकते हैं। तो उसकी विधि के द्वारा जो लास्ट में हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया 96.5 LAC/Q। इसके द्वारा हम H+ का अभिगमनांक ज्ञात कर लिया हमने, और H+ का अभिगमनांक ज्ञात होने पर Cl- का अभिगमनांक भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।